In Bohr-Sommerfeld theory, till now we have discussed the basic theory of hydrogen spectrum proposed by Bohr. In fact, you have seen in those discussions that the mass of the nucleus was assumed to be infinitely larger in comparison to the mass of electron. And when you consider that the nucleus is infinitely massive, then the motion of the nucleus is neglected. देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है, उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन बोर के ओरिजिनल थ्योरी में शुरुआत में यह एस्यूम किया गया था कि जो न्यूक्लियस का मास होता है वह बहुत ही लार्जर है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसलिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन के दरमियान इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन ड्यू टू द हेवियर मास न्यूक्लियस रिमेन्स एट रेस्ट। हम लोगों ने माना था कि न्यूक्लियस स्पेस में फिक्स्ड रहता है, और यही एजम्पशन ले करके बोर्स थ्योरी को हम लोगों ने डिस्कस किया, अपने डिफरेंट कैलकुलेशन किया। बेसिकली जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने बोर्स थ्योरी के आधार पर एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। लेकिन दिस इज नॉट ए रियल फैक्ट, वास्तविकता तो ये नहीं है ना। वास्तव में जो न्यूक्लियस है वह फाइनाइट मास का है, इसीलिए करेक्ट थियोरी तो वह होगा जब हम न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट मानेंगे। और अगर आपने न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट मान लिया तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा तो केवल इलेक्ट्रॉन ही मोशन नहीं करेगा बल्कि न्यूक्लियस भी मोशन करेगा। इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली ए टू बॉडी प्रॉब्लम। यहाँ दो बॉडी आप कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा न्यूक्लियस, सो इट इज ए टू बॉडी प्रॉब्लम। और टू बॉडी प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है दो पार्टिकल के बीच तो दोनों पार्टिकल रोटेट करेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द कॉमन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो आप देखिए इस फिगर में हमने दिखाया है कि यहाँ स्मॉल एम मास का हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये कैपिटल एम मास का न्यूक्लियस है, और इंटरेक्शन के दरमियान इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दिस आर दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये आर नहीं बदलता है। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और वही फोर्स हमारे न्यूक्लियस पर भी काम कर रहा है। अगर आप इस फोर्स को F कहते हैं तो दिस फोर्स विच इज एक्चुअली कूलम्बियन फोर्स इज एक्टिंग बोथ ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब इस म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण क्या होगा कि अगर हम मान लें कि ये जो पॉइंट C आप देख रहे हैं यह कॉमन सेंटर ऑफ मास है हमारे इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस सिस्टम का, तो ये दोनों एक्चुअली इसी कॉमन सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो इनफैक्ट अगर मान लें कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी न्यूक्लियस का भी ओमेगा ही होगा, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। क्योंकि दिस बिहेव जस्ट लाइक ए रिजिड बॉडी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता है। इसका क्या मतलब, यह बिहेव कर रहा है रिजिड बॉडी की तरह। और आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई रिजिड बॉडी मोशन करता है तो उसके हर एक रोटेट करता है, तो वैसी स्थिति में ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी उसका कोई भी जो पार्टिकल होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, भले ही जो लीनियर वेलोसिटी है वह अलग अलग होगा, डिस्टेंस बदलने के कारण वह बदलता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होता है। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा इस कॉमन सेंटर ऑफ मास C से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट। तो क्या हुआ कि अगर हमने न्यूक्लियस को मान लिया एक फाइनाइट मास M का, तो ऐसी स्थिति में हमें न्यूक्लियस
को सपोज करना होगा कि यह मोशन में है। हाँ, जिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है वह सेंटर ऑफ मास स्पेस में फिक्स्ड है, वह फिक्स रहता है। अब कैलकुलेशन के लिए हमने कुछ स्पेसिफिकेशन फिगर में भी दिखाया है, यहाँ नोट भी किया है। आपने माना है कि स्मॉल m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल M इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन है r, जो फिक्स्ड रहता है। और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रॉन और सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस को यहाँ फिगर में अभी x लिखा है, छोड़िए इसको x नहीं मान करके हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे सपोज कर लेते हैं R1 एंड R2। लेट अस सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2। R2 न्यूक्लियस का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से R1 है। इसका मतलब हुआ कि आप R1 प्लस R2 इसको कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू R, और ये R कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो टू बॉडी प्रॉब्लम है दैट कैन बी रेड्यूस्ड टू ए सिंगल बॉडी प्रॉब्लम, वन बॉडी प्रॉब्लम, by taking simply the reduced mass of the system। आप ये बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का सिस्टम है, अगर उसका रेड्यूस्ड मास मान लिया जाए म्यू, तो ये म्यू बराबर होता है m इंटू एम डिवाइडेड बाय m प्लस m। अगर आप ऐसा मान लें कि एक सिंगल पार्टिकल है और वह सिंगल पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट, एक एक्सिस से r डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है और उसका मास म्यू के बराबर है, जो म्यू इतना के बराबर होगा, तो ये जो हमारा दोनों का सेपरेट मोशन डिस्कस करेंगे, आप इस सिंगल पार्टिकल का मोशन डिस्कस करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमने इस बात को थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन के जरिए एक्सप्लेन भी किया है। आप ध्यान से देखिए, डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, तो इनफैक्ट जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। इसीलिए न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अगर आप L मान लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू LE प्लस LN। यहाँ LE हमने किसको लिखा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस LN इज व्हाट, this ln is actually the magnitude of the angular momentum of the nucleus। अब आप जरा देखिए, अगर हम मान लें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह ve इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आपने माना है कि उसका डिस्टेंस एक्सिस से r1 है, तो आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। इसलिए le का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू ve इंटू r1, एंड व्हाट विल बी दिस ln, ln will be m इंटू vn इंटू r2। यहाँ हमने ve माना है इलेक्ट्रॉन का लीनियर वेलोसिटी और vn माना है न्यूक्लियस का लीनियर वेलोसिटी। लेकिन आप जानते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी ve होगा दैट विल बी ओमेगा r1, v इक्वल टू ओमेगा r, सबको पता है, एंड vn विल बी इक्वल टू ओमेगा r2। ओमेगा रिमेन सेम, आपको पहले ही बताया कि रिजिड बॉडी के मोशन के समय एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल का सेम होता है, बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट, क्योंकि डिस्टेंस जो एक्सिस होगा अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग। जैसे इसी में देखिए, इलेक्ट्रॉन है r1 डिस्टेंस पर, तो न्यूक्लियस है r2 डिस्टेंस पर, एंड r1 इज नॉट इक्वल टू r2, सो ve एंड vn बोथ विल बी डिफरेंट बट ओमेगा रिमेन सेम। तो आपने क्या किया, यहाँ जो ve है हम उसके जगह पर लिख देंगे ओमेगा r1, r1 पहले से भी है, सो दिस विल बी m ओमेगा r1 स्क्वायर, और जो न्यूक्लियस वाला एंगुलर मोमेंटम है वह कैपिटल M ओमेगा r2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो r1 r2 है सेंटर ऑफ मास से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ये जस्ट इवन कि +2 लेवल में हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं
कि अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है, मान लो m1 मास का और m2 मास का, और ये उसका है सेंटर ऑफ मास, तो और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह अगर r है, तो किसी एक पार्ट, मान लो m1 का डिस्टेंस अगर आप r1 मानते हैं, तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वह एक किसी पार्टिकल का जो मास का रेशियो है m1 और m2, वह वास्तव में डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास जो पार्टिकल का होगा उसका इन्वर्स होता है, दैट इज m1/m2 r2/r1 के बराबर होता है। इट मीन्स कि जो मास लार्जर है, सेंटर ऑफ मास उसके नज़दीक होता है। हम लोग कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डिवाइडेड बाय द सेंटर ऑफ मास इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेज। पार्टिकल के मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइडेड होता है। अब आप इसी में सिंपली दोनों तरफ अगर 1 जोड़ देंगे, m1/m2 + 1 इक्वल टू r2/r1 + 1, तो आप देखेंगे कि यही रिजल्ट आ जाएगा कि ये हो जाएगा m1 + m2 डिवाइडेड बाय m2 एंड दिस विल बी इक्वल टू r2 + r1 डिवाइडेड बाय r1। बट r2 + r1 क्या है? दिस इज r। तो ऐसी स्थिति में अगर हम r1 को निकालेंगे तो r1 क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 इंटू r। इसी आधार पर हमने यहाँ लिखा है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन, उसका डिस्टेंस अगर r1 है तो मास यहाँ ऊपर में लिखेंगे न्यूक्लियस का, उल्टा हो जाता है, m डिवाइडेड बाय m + m इंटू r, एंड r2 हो जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय m + m इंटू r। r1 r2 का ये जो वैल्यू है, आप इसको अब पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पर r1² है और फिर r2² है, इस दोनों का वैल्यू अब हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। तो देखिए, जब हम r1 r2 का वैल्यू पुट करेंगे, m ओमेगा को रखा r1², इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर हमने क्या लिखा है? r1 का स्क्वायर लिखा है। फिर सेकेंड टर्म है m ओमेगा r2², m ओमेगा एट इज है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर हमने r2² का वैल्यू लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ, दिस इज r2², ठीक है। अब देखिए, इस दोनों टर्म में m टाइम्स m डिवाइडेड बाय m + m का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा r², इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अगर ये आपने कॉमन ले लिया, ये भले लिखा हमने बाद में, लेकिन ये कॉमन लिया हुआ है, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म में कैपिटल M बचेगा और सेकेंड टर्म में स्मॉल m। नाउ दिस m + m विल कैंसिल बाय दिस स्क्वायर, और आपका रिजल्ट एंगुलर मोमेंटम का हो जाएगा mm डिवाइडेड बाय m + m ओमेगा r²। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर टर्म है, जरा ध्यान से देखिए, इस क्वांटिटी का डायमेंशन मास का डायमेंशन होगा। क्यों? ऊपर 2m है, m इंटू m, और नीचे 1m है, तो सो कैंसिलेशन के बाद 1m बचेगा। मैंने डायमेंशन की दृष्टि से एक बोल रहे हैं। तो हमने इसको मान लिया है म्यू, mm डिवाइडेड बाय m + m को क्या मान लिया? म्यू, एंड डेफिनेटली दिस म्यू विल हैव ए डायमेंशन ऑफ मास। एक्चुअली इसी म्यू को, जो कि इतना के बराबर है, दिस इज नोन एज रेड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। ये हमारे इस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस सिस्टम का रेड्यूस्ड मास कहलाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड रेड्यूस्ड मास? यू कैन सी, एक्चुअली यहाँ जो म्यू होगा, यह म्यू स्मॉल m से भी छोटा होगा एंड कैपिटल M से भी छोटा होगा। या दो मास में जो सबसे छोटा मास है वह स्मॉल m, उससे भी यह छोटा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं रेड्यूस्ड मास, ठीक है। अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम आप जानते होंगे कि दिस इज m ओमेगा r², m भी r को ही m ओमेगा r² कहते हैं। तो L अगर होता है m ओमेगा r²,
और हमारे फॉर्मूला में है म्यू ओमेगा आर स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर आप टू बॉडी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और एंगुलर मोमेंटम उस सिस्टम का निकालेंगे, तो केवल आपको करना क्या है, जहां मास लिखते हैं एक सिंगल पार्टिकल का, वहां सिस्टम का रेड्यूस्ड मास लिख देना है म्यू। ठीक है, रेड्यूस्ड मास म्यू। और इनफैक्ट यही तो टेक्निक है कि आप कोई भी रिजल्ट जो आपने पहले न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान करके लिखा था और उस रिजल्ट में एम था, अगर उस रिजल्ट में एम के जगह पर म्यू लिख दिया जाए तो सारा रिजल्ट उस केस का हो जाएगा जब हम न्यूक्लियस को फाइनाइट मास का मानते हैं, मतलब न्यूक्लियस में भी मोशन मानते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, पहले आप इस सारा कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं। उसी में करना क्या होगा, जहाँ भी एम है इलेक्ट्रॉन का मास, उसके जगह पर लिख देंगे म्यू, दैट इज रेड्यूस्ड मास। अब देखिए, एक्चुअली ये जो करेक्शन है, दिस वाज डन बाय बोर हिमसेल्फ। बोर ने स्वयं यह करेक्शन किया था। उन्होंने जब अपना थ्योरी डेवलप किया और देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एग्रीमेंट तो है, उससे मिलता तो है, लेकिन बहुत क्लोज नहीं। तो वैसी स्थिति में बोर ने न्यूक्लियस के मोशन को भी कंसिडर किया, उसके मास को फाइनाइट मानते हुए। और तब एक्चुअली बोर का जो दूसरा पोस्टुलेट था, जिसको बोर्स क्वांटम कंडीशन कहते हैं, उस क्वांटम कंडीशन को बोर ने चेंज कर दिया। आप याद कीजिए कि बोर का दूसरा पोस्टुलेट, दैट इज बोर्स क्वांटम कंडीशन, क्या था? वह कंडीशन था कि इलेक्ट्रॉन सारे सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करता है, बल्कि वैसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी, जिसमें उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h डिवाइडेड बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ऐसी ही बात की गई थी ना, जहां आप लिखते थे mv r इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। ऐसा ये हमारा बोर का ओरिजिनल पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। लेकिन फाइनाइट मास का न्यूक्लियस जब हम मानते हैं, मतलब न्यूक्लियर मोशन को भी अंडर अकाउंट लेते हैं, तब बोर ने हमने कहा कि बोर ने स्वयं ही अपने क्वांटम कंडीशन या सेकंड पोस्टुलेट को चेंज किया। अब उन्होंने तब क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में अब मूव कर सकता है जिसमें एटम का एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दो, पहले बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंटम mvr nh बाय 2 पाई के बराबर होता है। लेकिन बोर ने स्वयं इसको मॉडिफाई किया आफ्टर टेकिंग अंडर अकाउंट द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस और टेकिंग द फाइनाइट मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फाइनाइट मास जब उसने कंसिडर किया तो अपने इस पोस्टुलेट को स्वयं चेंज किया, और तब पोस्टुलेट अब क्या उन्होंने व्यक्त किया कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का नहीं बल्कि एटम का एंगुलर मोमेंटम h डिवाइडेड बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मार्क दिस डिफरेंस। ये बहुत रिमार्केबल बात है कि अब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, नॉट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर मैथमेटिकली आप इसको व्यक्त करेंगे तो अभी आपने निकाला है कि वो जो हमारा एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम, एटम का मतलब न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही यहाँ बात करते हैं। तो जब आप एटम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और उसका एंगुलर मोमेंटम आपने अभी निकाला है कि दैट इज म्यू ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ म्यू है रेड्यूस्ड मास, और यही बराबर होगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के, जहाँ N 1 2 3 4 एंड सो ऑन आप जानते हैं। लेकिन हम लोग को मालूम है कि जो लीनियर वेलोसिटी जो v होता है वह ओमेगा इंटू आर। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ ओमेगा आर स्क्वायर है,
ओमेगा और एक आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको भी लिख देंगे और एक आर बचाओ। सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू भी आर बराबर NH/2 पर। आप देख सकते हैं ओरिजिनली जो बोर का पोस्टुलेट था, जब हम न्यूक्लियस के मोशन को नहीं कंसिडर करते थे, यह मानते हुए कि न्यूक्लियस इनफाइनाइटली मैसिव है, तब ये बोर क्वांटम कंडीशन व्यक्त हुआ था इस रूप में MVR बराबर NH/2 पाई। और जब आपने न्यूक्लियस को फाइनाइट मास का मान लिया, न्यूक्लियस में भी मोशन कंसिडर किया, तब आप उसी बोर्स क्वांटम कंडीशन को क्या लिख रहे हैं, म्यू भी आर बराबर NH/2 पाई। तो एकमात्र डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं कि फाइनाइट मास का न्यूक्लियस कंसिडर करने पर म्यू आता है किसके जगह पर, M के जगह पर। अगर आप इनफाइनाइटली मैसिव न्यूक्लियस मानेंगे तो हमारे कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन का मास M आता है, लेकिन जब फाइनाइट मास का न्यूक्लियस मानेंगे तो वैसी स्थिति में हमारे इक्वेशंस में, हमारे कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन के मास M के जगह पर सिस्टम का रेड्यूस्ड मास म्यू आता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि बोर्स थ्योरी में आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, उस सारे फॉर्मूला में अगर आप M को रिप्लेस करके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके उसके जगह पर रेड्यूस्ड मास लिख लेते हैं, तो इस केस का, जब न्यूक्लियस को फाइनाइट मास का मानेंगे, उस केस का रिजल्ट हो जाएगा। हमारा प्रेजेंट कंसर्न अभी एनर्जी के एक्सप्रेशन से है, जो आप देख सकते हैं, इसीलिए हमने केवल उसी को मेंशन किया है। आप ध्यान दीजिए कि जब आपने इनफाइनाइटली मैसिव न्यूक्लियस माना था, तो nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका एनर्जी En क्या लिखा था आपने, -Z²/n² इंटू Me4/8ε0² ओरिजिनल फॉर्मूला में यहाँ पर M होता है, आपको याद होगा कि ये होता है Me4/8ε0² और बाकी ये -Z²/n²। अब क्या करना है, M को रिप्लेस कर देना है म्यू से। इसीलिए जब हम न्यूक्लियस को फाइनाइट मास का मानेंगे, न्यूक्लियर मोशन को भी कंसिडर करेंगे, तब एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा En बराबर -Z²/n² μe4 डिवाइडेड बाय 8ε0²h²। ओके, तो अब आप देखिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें म्यू का, तो आपने देखा है कि म्यू जो है वह तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, उससे भी स्लाइटली लेस है। और अगर म्यू स्लाइटली लेस है M से, तो इनफाइनाइटली मैसिव न्यूक्लियस के केस में nth ऑर्बिट में जो एनर्जी आएगा, उस एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू अभी कम आएगा, लेस नेगेटिव होगा। म्यू M से लेस है इस कारण से, इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया है कि म्यू इज स्लाइटली लेस देन M, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी आर स्लाइटली लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव है माने एनर्जी ज़्यादा है, than if the nucleus were at rest, that is infinitely massive। साथ ही साथ जब हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन के वेवलेंथ की बात करते हैं, और आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब आप न्यूक्लियस को इन्फिनिटली मैसिव मानते हैं, उस समय जो किसी स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ होगा, और अभी जब हम न्यूक्लियस को फाइनाइट मास का मान लेंगे, तब उसी स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेवलेंथ होगा। तो ये देखा जाता है कि इनफाइनाइटली मैसिव न्यूक्लियस के केस में जो किसी स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ था, उससे अभी जो वेवलेंथ का वैल्यू आएगा वह लार्जर होता है। देखिए, द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन compared on the basis of the above energy equation are slightly larger than those corresponding to the infinitely massive nucleus। इन्फिनिटली मैसिव न्यूक्लियस के केस में स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेवलेंथ आया था, अभी
फाइनाइट मास मानने पर उसके कंपैरिजन में वेवलेंथ अधिक आएगा, ठीक है। लेकिन इस रिजल्ट के उपयोग से जब आप वेवलेंथ निकालते हैं स्पेक्ट्रल लाइन का, उसका जो वैल्यू आता है वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है। मतलब एक्सपेरिमेंट भी इस बात पर एग्री करता है कि न्यूक्लियस को फाइनाइट मास का ही मानना चाहिए। इनफाइनाइट मास तो एक्चुअली सिंप्लिसिटी फॉर कैलकुलेशन के लिए बोर ने अस्यूम कर लिया था पहले, लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट तो यही है कि न्यूक्लियस हमारा फाइनाइट मास का है। तो न्यूक्लियर मोशन को अंडर अकाउंट लेने के बाद क्या डिफरेंस होगा बोर्स थ्योरी में, ये हम लोगों ने देखा। अब इनफैक्ट इसी आधार पर एक इम्पॉर्टेंट बात को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपको याद होगा कि जब हमने इन्फिनिटली मैसिव न्यूक्लियस के केस में रीडबर्ग कांस्टेंट लिखा था तो उसको आर इन्फिनिटी सिंबल से डिनोट किया था। इन्फिनिट हमने लिखा था सबस्क्रिप्ट में, क्यों वो जो इंडिकेट कर रहा था कि हमारा जो न्यूक्लियस है वह इन्फिनिटली मैसिव है। लेकिन अब जब आप बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस इज ऑफ फाइनाइट मास, तो डेफिनेटली हमारा जो रीडबर्ग कांस्टेंट होगा आप देखेंगे कि उसके वैल्यू में भी वेरिएशन होगा, वो भी चेंज करेगा फाइनाइट मास न्यूक्लियस कंसिडर करने पर। और वो बल्कि रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू एटम टू एटम वैरी करेगा, ऐसा हम लोग देखेंगे। तो अब इनफैक्ट उसी फैक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेरिएशन इन रीडबर्ग कांस्टेंट ड्यू टू फाइनाइट न्यूक्लियर मास, इस बात को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप याद कीजिए कि जो इन्फिनिटली मैसिव न्यूक्लियस जब कंसिडर किए थे तब रीडबर्ग कांस्टेंट का क्या एक्सप्रेशन था और अभी क्या हो जाएगा। तो रीडबर्ग कांस्टेंट in case of infinitely massive nucleus, infinitely massive nucleus। आप याद कीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज आर इन्फिनिटी, और आर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, me4/8 H³ याद है, ये सब रिजल्ट याद रहना चाहिए। सपोज कीजिए कि दिस इज योर इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन नंबर चेंज कर दिया है। ये एक्सप्रेशन है रीडबर्ग कांस्टेंट का उस समय जब आप न्यूक्लियर मोशन को नेग्लेक्ट करते हैं, यह मानते हुए कि हमारा न्यूक्लियस इन्फिनिटली मैसिव है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन और उसमें कोई मोशन नहीं होता। तो ये रीडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। लेकिन अब ध्यान से सोचिए, अगर आप बात करते हैं फाइनाइट मास के न्यूक्लियस का, मतलब न्यूक्लियर मोशन को अंडर अकाउंट लेंगे, तो आपने अभी तुरंत सीखा है कि ऐसी स्थिति में जहां हमारे रिजल्ट में m है इलेक्ट्रॉन का मास, बोलो उसके जगह पर क्या रखेंगे। आप कह सकते हैं कि उसके जगह पर इस सिस्टम का जो रेड्यूस्ड मास है वह पुट कर देंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में फॉर एन एटम of finite mass, finite nuclear mass, finite nuclear mass capital M, it is गिवन एज। अब m मास का अगर हमारा न्यूक्लियस है जो फाइनाइट है,
तो हम रीडबर्ग कांस्टेंट को अब लिखते हैं आर एम, सबस्क्रिप्ट में अब एम लिख दिया। और क्या होगा, स्मॉल एम जो इलेक्ट्रॉन का मास है आप सीख चुके हैं, वहाँ पर रेड्यूस्ड मास लिख देंगे। सो दिस विल बी म्यू ई 4 एंड डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी। ठीक है। अब आप देखिए, इनफाइनाइट मास के केस में, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के केस में रीडबर्ग कांस्टेंट इक्वेशन 1 में डिफाइंड है और इक्वेशन 2 डिफाइन कर रहा है फाइनाइट मास वाले न्यूक्लियस के केस में रीडबर्ग कांस्टेंट को। अब अगर आप इस दोनों को रिलेट करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। अब एक बात पहले ही देख लीजिए, दोनों रिजल्ट में एकमात्र फर्क है, इक्वेशन 1 में जहां m है इलेक्ट्रॉन का मास, वहां इक्वेशन 2 में रेड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम म्यू है। उसके अलावा RHS में जो भी क्वांटिटीज है वह कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो सारा कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा म्यू ओवर एम। आप देख सकते हैं। तो देयरफॉर आर एम डिवाइडेड बाय आर इन्फिनिटी, व्हाट विल बी दिस? आपने देखा है कि दिस विल बी इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय एम, म्यू डिवाइडेड। एक बात तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि आप यह जानते हैं कि म्यू लेस है एम से, तो सिंस म्यू स्मॉलर है एम से, तो जब म्यू को एम से डिवाइड करेंगे तो 1 से लेस आएगा। और ये रिजल्ट इम्प्लाई करता है कि फाइनाइट मास के न्यूक्लियस के लिए जो रीडबर्ग कांस्टेंट होगा वह इनफाइनाइट मास वाले से लेस होगा। तो एक बात गारंटेड है कि किसी भी फाइनाइट मास वाले न्यूक्लियस वाला जो हमारा एटम है उसका रीडबर्ग कांस्टेंट आर इन्फिनिटी से लेस ही होता है। इसका मतलब आर इन्फिनिटी इज एक्चुअली द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट। किसी भी एटम का रीडबर्ग कांस्टेंट कभी भी इस आर इन्फिनिटी से अधिक नहीं होगा, मैक्सिमम उतना तक हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। जो आगे और क्लियर होगा, आपको हम एक ग्राफिकल प्लॉट से इस बात को दिखाएंगे। लेकिन पहले इस रिजल्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आप ध्यान से देखिए, आर एम ओवर आर इन्फिनिटी। अब देखिए, म्यू का एक्सप्रेशन अभी आपने पढ़ा है, पहले इस 1 ओवर एम को हम यहाँ लिख लेते हैं। एंड म्यू आपने पढ़ा है कि दिस इज एम टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय m plus m, you know. Now this small m will cancel out and your result is what? This is m divided by m plus m, m divided by m plus m. ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा करें कि ये जो हमारा कैपिटल एम है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम को कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी 1 प्लस एम बाय एम। इज इट ओके? नाउ दिस एम एंड दिस एम विल कैंसिल आउट। ठीक है। तो देखिए, देयरफॉर आर एम बराबर क्या होगा, आप बताओ? दिस विल बी आर इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस एम बाय एम बाय। दिस इज ए मोस्ट important result. You can see this is your equation 3.
Actually, this equation relates the Rydberg constant for an infinitely massive nucleus and and an atom of finite nuclear mass. Rm फाइनाइट न्यूक्लियर मास वाले एटम का के लिए रीडबर्ग कांस्टेंट है और आर इन्फिनिट वाले के लिए। आप दोनों के बीच के रिलेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ भी एक बात क्लियर है कि जब आप लिखते हैं 1 प्लस m बाय m, तो डेफिनेटली द नंबर इन दिस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, और 1 से बड़े संख्या से डिवाइड करोगे आर इन्फिनिटी को तो निश्चित रूप से आर इन्फिनिटी से छोटा क्वांटिटी मिलेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एज 1 प्लस m बाय m this is greater than 1, so this Rm will be less than R infinity। नहीं, एक दूसरा आप रिमार्केबल फैक्ट यहाँ देखिए। अगर हम कंसिडर कर लें कि इफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि ओरिजिनली मानते हैं कि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत बड़ा है, इन्फिनिटली मैसिव है, तो ऐसे स्थिति में तब क्या होगा, देन m बाय m दिस विल बी मच मच स्मॉलर देन 1, और तब हम इस m बाय m को इस डिनोमिनेटर में 1 के रेस्पेक्ट में या 1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जब नेगलेक्ट कर देंगे तो तब आपका ये जो Rm है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू R इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारे थियोरी को एक्चुअली एक तरह से जस्टिफाई करता है कि जब आप इनफाइनाइट मास का न्यूक्लियस मानते हैं तब रीडबर्ग कांस्टेंट को आर इन्फिनिटी लिखिए, लेकिन अगर आप फाइनाइट मास का न्यूक्लियस मानेंगे तो आर एम लिखना पड़ेगा क्योंकि वो आर इन्फिनिटी से डिफरेंट होगा। लेकिन अभी भी इस रिजल्ट में भी जब हमने न्यूक्लियस को बहुत ही मैसिव मान लिया इलेक्ट्रॉन के तुलना में, तो आप देख रहे हैं कि आर एम ऑलमोस्ट आर इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब एक दूसरा जो रिमार्केबल फैक्ट है यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दिस कैपिटल एम विच इज मास ऑफ द न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस का मास है ये तो एटम टू एटम वैरी करेगा, एटम टू एटम वैरी करेगा। स्मॉल एम तो इलेक्ट्रॉन का मास है वो फिक्स्ड है, लेकिन कैपिटल एम न्यूक्लियस का मास है जो अलग अलग एटम के न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होगा। ऐसी स्थिति में जरा आप सोचिए कि अगर हम आर एम की बात करें रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर द फाइनाइट मास न्यूक्लियस, तो वह अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट। इट मीन्स कि ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि ये रीडबर्ग कांस्टेंट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि यह एटम टू एटम वैरी करेगा। सो दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट। एज एम is different, m is different for different atoms, so Rm is also different for different atoms। ठीक है, इसकी हम लोग बात कर सकते हैं। अब देखिए, नाउ आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो आर इन्फिनिटी है इसका वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्लासेज में पढ़ा है कि दिस इज 1.09 से 1.09
0.97737 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, या आप इसी को कह सकते हैं कि दिस इज 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर रूप से बात करें हाइड्रोजन एटम का, फॉर एच एटम, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। ऐसी स्थिति में अगर m/m का वैल्यू निकालें तो m का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, m का दिस कैपिटल M का मतलब है न्यूक्लियस का मास, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस तो प्रोटॉन है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास का यह रेशियो है, एंड एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि दिस इज ऑलमोस्ट 1/1836। 1836। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड आउट करते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट RH, तो आप पिछले वाला फॉर्मूला देखिए, Rm बराबर था R इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस m/m। पर्टिकुलर रूप से अब हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, R इन्फिनिटी आपको मालूम है कि दिस इज 109737 cm इनवर्स and divided by 1 plus m/m. m/m is 1/1836। एक्चुअली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस कम्स आउट टू बी 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो इन्फिनिटली मैसिव न्यूक्लियस है वो तो कोई भी वहाँ किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात नहीं है, उसके लिए रीडबर्ग कांस्टेंट है 109737 और यहाँ है 109677। इट मीन्स दिस RH इज लेस देन R इन्फिनिटी, और तो होना ही था, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो R इन्फिनिटी होता है दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रीडबर्ग कांस्टेंट, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, अब इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट से जब डिफरेंट हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रीडबर्ग कांस्टेंट निकाला जाता है और हम उस रीडबर्ग कांस्टेंट के वैल्यू को जब ग्राफ पर प्लॉट करते हैं इन अगेंस्ट ऑफ मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, तो कैसा कर्व मिलता है आप जरा इसको देखिए। दिस इज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंटल कर्व एंड with the help of this experimental curve you can easily understand the variation of the Rydberg constant with the mass number of the nucleus या of the atom। जैसे इस पर हम नोट करेंगे मास नंबर को, मास नंबर जो इनफैक्ट न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट करता है, और इस पर नोट कर रहे हैं रीडबर्ग कांस्टेंट RM को, रीडबर्ग कांस्टेंट RM। देखिए, ऐसी स्थिति में ये जो डॉटेड लाइन है, एक्चुअली दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर द इनफाइनाइटली मैसिव न्यूक्लियस, इनफाइनाइटली मैसिव न्यूक्लियस के लिए। एक्सपेरिमेंट
में आप देखिए एक्सपेरिमेंटल कर्व है यह। हम यहाँ पर इस आर एम को लिख रहे हैं इन सी एम इनवर्स, ठीक है। अब देखिए एक जो वैल्यू है यहाँ पर वह है 109680, इतना सेंटीमीटर। अब 20 के रेंज पर लेते हैं, यहाँ लिख दिया 109700, फिर 20 इसमें ऐड कीजिए 109720 और फिर यहाँ हो गया 109740। और आपको मालूम है कि आर इन्फिनिटी 109737 होता है, इतना सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व आता है कैसा, ये तो हम लोगों को याद रखना है। जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है, चूंकि यह दिस कर्व इज लाइक दिस, थोड़ा सा इसको सही कर लें। देखिए तो ये दिस इज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ H1 हाइड्रोजन 1 का न्यूक्लियस, और ये है आपका H2 ऐसे कहिए, मास नंबर लिखा हुआ है ऊपर में, दिस इज मास नंबर H2। और फिर दिस इज He4 एंड फिर यहाँ आपका है Li7 एंड दिस इज योर O16। ये ग्राफिकल प्लॉट है। आप देख सकते हैं कि जो स्मॉलर मास नंबर का हमारा हाइड्रोजन एटम है, स्मॉलेस्ट मास है इसका रीडबर्ग कांस्टेंट भी सबसे कम है। और ख़ास करके H1 H2 के बीच का जो डिफरेंस है वह देखिए कि दिस डिफरेंस इज लार्जेस्ट। फिर धीरे धीरे मास नंबर के बढ़ने से रीडबर्ग कांस्टेंट अलग अलग है, लेकिन क्लोजर होता चला जा रहा है। जैसे Li7 He4 के रीडबर्ग कांस्टेंट के वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं है ना। और जब आप लार्जर मास नंबर की बात करते हैं, देखिए दिस कर्व बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस आर इन्फिनिटी लाइन। इसका मतलब यही इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि व्हेन m इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m, देन आर m दिस विल बी इक्वल टू आर इन्फिनिटी, जो आप पहले भी देख चुके हैं। इसीलिए ये कर्व अप्रोच करने लगता है आर इन्फिनिटी लाइन को, लेकिन उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये रीडबर्ग कांस्टेंट का वेरिएशन है। आप इसी तरह से इनफैक्ट जैसे आप सीरीज फार्मूला पढ़ते हैं कि न्यू इक्वल टू, क्या आपने पढ़ा था, 1/λ, सीरीज फार्मूला पढ़े थे, दिस इज आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 1/nf स्क्वायर -1/ni स्क्वायर, ऐसा पढ़े थे ना। मान लो तुमको कहा जाए कि अब बोलो अब इस फॉर्मूला को कैसे लिखोगे जब तुम न्यूक्लियस को फाइनाइट मास का मानते हो, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा, इस आर इन्फिनिटी के जगह पर आर एम लिख देना होगा। और अलग अलग
एक ही स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेंगे, लेकिन हम लेंगे अलग अलग एटम, तो लेमडा का वैल्यू अलग अलग होगा, नहीं। तो इस तरह से रीडबर्ग कांस्टेंट का वेरिएशन आपने समझा, और साथ ही साथ यह अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होता है, इस सारी बातों को आपने डिस्कस किया। इनफैक्ट अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोगों का बोर्स और फील्ड थ्योरी पर होगा, वहाँ सबसे पहले देखेंगे इस थ्योरी का इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स क्या है, क्या शॉर्ट कमिंग है, इस बात को डिस्कस करेंगे।